डाटा एनालिसिस में बेसिकली ये एज ए डाटा गैदरिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है पिमबुक के हिसाब से, लेकिन यहां पर मैं इसको बेंचमार्किंग को डाटा एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं। बेसिस उसकी ये है कि बेंचमार्किंग बेसिकली कंपेयरिंग है। कंपेयरिंग जो है डाटा गैदरिंग की टेक्निक कम हो सकती है, बल्कि एनालिसिस की टेक्निक ज्यादा हो सकती है। इस बेसिस पे मैं इसको एनालिसिस कह रहा हूं, और वो दूसरे रिसोर्सेज से भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है कि ये बेसिकली ज्यादा एनालिसिस की टेक्निक है, डाटा गैदरिंग से ज्यादा एनालिसिस की है, क्योंकि इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं दूसरी इंडस्ट्री से, सिमिलर प्रोडक्ट से, और हम डाटा गैदर भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं। तो इसलिए ज्यादा हम अगर परसेंटेज लें तो ये 60% एनालिसिस की टेक्निक है और 40% डाटा गैदरिंग की भी टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। तो कंसीडर करें बोथ। A basis for measuring performance by comparing to similar product in within the organization or industry. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, लेकिन सिमिलर इंडस्ट्री में तो हम बेसिकली इसके अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं, और बाज दफा इसकी बेसिस पे कुछ डाटा भी कलेक्ट हो रहा होता है, तो इसलिए डाटा गैदरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं टेक्निक। डाटा एनालिसिस में जो दूसरी टेक्निक या पहली टेक्निक हम पिम्बुक के हवाले से टूल्स एंड टेक्निक में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस था, उसको देखते हैं हम कि बेनिफिट्स फॉर एवरी क्वालिटी एक्टिविटी मस्ट बी आउटवे इट्स कास्ट। यानी हमने बेसिकली कास्ट वाइज उस क्वालिटी को एनालाइज करना है कि आया कि जितनी कास्ट लग रही है उतना बेनिफिट है या उस क्वालिटी को मीट करने के लिए, तो वो एनालिसिस करना चाहिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, रिड्यूस वर्क, यानी हम क्या करते हैं कि अगर हमने कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है तो ये हमें बेनिफिट क्या देगा कि हमें बेसिकली रिड्यूस वर्क कराएगा, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि आपका काम इसलिए रिड्यूस हो जाएगा कि आपको रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा जब आपने पहले डिफाइन कर दिया सब कुछ। सेटिस्फेक्शन हो जाएगी अगर हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन, कास्ट एफिशिएंसीज हो सकती हैं इसकी बेस पर। एनालिसिस कास्ट बेनिफिट एनालिसिस हम रेशो निकालते हैं बेसिकली। आपको अगर इल्म हो, अगर याद हो, तो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमने जो चार्टर से पहले कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड की थी, उसके अंदर कास्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था हमने। उसके अंदर हम कास्ट रेशोज निकाली थी, कास्ट बेनिफिट रेशो निकाली थी, जिसके अंदर कुछ फार्मूला इस्तेमाल किया था, कास्ट ओवर बेनिफिट हो गए, बेनिफिट ओवर कास्ट हो गए। ये चीजें उसके अंदर हमने मेंशन की थी, जिसकी बेसिस पर हमने ये देखा था कि बेनिफिट जो है वो कास्ट से कहीं कम तो नहीं है, या ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो बेनिफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ठीक जा रहे हैं हम, अगर नहीं कर रहा तो हम प्रॉब्लम में हैं। तो कास्ट एफिशिएंसीज है, हायर प्रोडक्टिविटी है। जाहिर है अगर आप एनालिसिस की बुनियाद पर अगर आप कास्ट को रन आउट कर रहे हैं, क्वालिटी वही दे रहे हैं जो कस्टमर के, हायर प्रोडक्टिविटी भी आपको मिल सकती है क्वालिटी वाइज, हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी है, कास्ट वाइज हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, हायर प्रॉफिट होगा। ये कंसिडरेशन होंगी हमारी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में। कास्ट ऑफ क्वालिटी हमने पिछले नॉलेज एरिया में भी इसको स्टडी किया कास्ट में, और इसमें हम क्वालिटी वाइज एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे कि क्वालिटी को, चूंकि हमने पहले कास्ट में भी यही मेंशन किया था, कास्ट ऑफ क्वालिटी देखेंगे। तो यहां पर भी जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है कस्टमर की, उसको कास्ट के साथ हम देखेंगे कि आया कि अगर हम वही डिजायर्ड क्वालिटी लेना चाहते हैं तो हमें कुछ कंसिडरेशन पहले करनी पड़ेंगी। दो किस्म की कास्ट ऑफ क्वालिटी हो सकती हैं, जैसा कि कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस और कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, ये कंसिडरेशन करनी है। यहां पर जैसे मेंशन किया गया है कास्ट ऑफ क्वालिटी में, कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। यानी कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में हमारे पास प्रिवेंशन होती है कास्ट की, हम पहले ही प्लान कर लेते हैं क्वालिटी की बेसिस पर कि ये क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है, लिहाजा हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके अंदर कई जो है पहले ही हम कंसिडरेशन कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स,
जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देख सकते हैं। और जो नॉन कन्फॉर्मेंस है इंटरनल फेलियर की बेसिस पे हो, यानी कि कोई अगर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपने कंसिडर नहीं की तो हमें बाद में रिवर्क की बुनियाद पर एक्सटर्नल फेलियर हमें बुनियाद जो इंटरनल बेसिस पर होगा एक्सटर्नल फेलियर क्रिएट हो सकता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फेलियर हो सकते हैं। प्रिवेंशन कास्ट और अप्रेजल कास्ट जो है वो कन्फॉर्मेंस कास्ट की एग्जांपल्स हैं। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया डिटेल में कि एक कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस और कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां मैं क्लियर करता जाऊं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मस्ट क्वालिटी की बेसिस पर एक जरूर क्वेश्चन आता है कि वो आपको मेंशन कर देगा कि जो रीवर्क है वो किस कास्ट ऑफ क्वालिटी की एग्जांपल है, कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस की एग्जांपल है या कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस की एग्जांपल है। स्क्रैप किसकी एग्जांपल है, कन्फॉर्मेंस की या नॉन कन्फॉर्मेंस की। इसी तरह से एक्सटर्नल फेलियर कास्ट हो गए, इंटरनल फेलियर, तो ये टर्म्स एग्जांपल में दे सकता है, या ये प्रिवेंशन कास्ट जो है या अप्रेजल कास्ट जो है ये सारी की सारी एग्जाम में टर्म दे सकता है जिसकी बुनियाद पर वो क्वेश्चन बना सकता है कि ये किस किस्म की कास्ट है, कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है या कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है। इसमें कन्फॉर्मेंस कास्ट में मजीद डिटेल जैसा कि ट्रेनिंग है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, फिर टाइम टू गेट इट राइट, यानी कि जो डिलीवरी है वो, तो और अप्रेजल कास्ट टेस्टिंग है जैसे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लॉस है और इंस्पेक्शन है। ये पहले हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, जो प्रोडक्टिव अप्रोच है उसके अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। तो अगर हम ये अप्लाई कर देंगे और हमारी क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी, हम नॉन कन्फॉर्मेंस कास्ट से बच जाएंगे जिसके अंदर रीवर्क, स्क्रैप हो सकता है, लाइबिलिटीज हैं, वारंटी वर्क है, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट बिजनेस है, इसके अंदर क्या होता है कि मनी स्पेंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ फेलियर, मनी स्पेंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टू अवॉइड द फेलियर। क्लियर होगी यह बात? यहां पर ये दो चीजें क्लियरली मेंशन है कन्फॉर्मेंस और नॉन कन्फॉर्मेंस की। कास्ट ऑफ क्वालिटी को हम ग्राफिकली यूं देख सकते हैं और बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कास्ट ऑफ क्वालिटी पर। अगर हम यहां मेंशन करें कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस को, यानी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप इंश्योर करते हैं कि अगर हम ये कास्ट लगा लेते हैं क्वालिटी वाइज, इफेक्टिव कास्ट हो जाएगी हमारी, तो ये इसका एक्सपेंस होगा। यानी कि जैसा कि प्रिवेंशन कास्ट है इसको मेंशन किया गया है और अप्रेजल कास्ट है, ये यहां पर ये मेंशन किए गए हैं। अगर हम देखें, अगर ये कंसीडर नहीं की हमने तो हमें नॉन कास्ट जो होगी, नॉन कन्फॉर्मेंस कास्ट, वो ज्यादा होगी। इससे भी एक एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर होता है कि नॉन कन्फॉर्मेंस कास्ट जो है प्रोजेक्ट के ऊपर कन्फॉर्मेंस कास्ट से ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात? तो इसके अंदर इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर दोनों हैं। तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कितना डिफरेंस है कन्फॉर्मेंस और नॉन कन्फॉर्मेंस कास्ट ऑफ क्वालिटी की।